अस्सलाम वालेकुम। कैचअप क्रिकेट के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। एडमिंटन से मंशा, ऑकलैंड से तौसीफ सत्ती और वैनकूवर से डॉक्टर हफीज अवान। तो और ये हम डिफरेंट टाइम जोन में हैं और साथ ही डिफरेंट टेम्परेचर्स भी हैं। मेरे पास इस टाइम -19 है और बहुत ज़्यादा स्नो है। डॉक्टर साहब +6 में है और ऑकलैंड में इस टाइम +22 है। तो सबसे अच्छी जगह इस टाइम सती भाई सबसे अच्छी जगह बैठे हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज और कैसे बहुत एक अरसे के बाद टीम आई और कैसी सीरीज हुई, इस पे हम टोटल बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आप देखें कि 1900 की दिहाई में और फिर स्टार्टअप ऑफ 2000 की दिहाई में जितने भी वेस्ट इंडियन यंग लड़के थे उनका क्रिकेट की तरफ से रुझान खत्म होके और ज्यादा बेसबॉल और एथलेटिक्स की तरफ था, जिसके अंदर फुटबॉल, बेसबॉल और एथलेटिक्स की तरफ, और उनके रिनोन प्लेयर भी वहां से निकले। लोग बेसबॉल में ज्यादा पैसा देख के वहां जाना चाहते थे, क्रिकेट से शौक खत्म होता जा रहा था। लेकिन ये T20 एक ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट था कि जिसने दोबारा यंगस्टर्स को क्रिकेट की तरफ लाए और फिर जब T20 CPL लीग भी उधर शुरू हुई और पैसा आया और यंगस्टर आना शुरू हुए। आज उसी की वजह से हमारे पास है, अगर आप कह दें कि एक बिल्कुल यंग साइड वेस्ट इंडीज की वो लेकर आए हैं, जिसमें उनके सारे स्टार्स जो अभी 4-5 बड़े स्टार है, पोलार्ड और रसल और ये लोग बाहर हैं, और एक यंग इमर्जिंग टैलेंट वो जो है हमारे पास लेकर आए। तो उसकी सीरीज पे हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम 3 T20 हुए, और इसी तरह मैं सतीश साहब के तरफ सवाल लेके जाऊंगा कि उनका एक बड़ा प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर था, है उनका अकील। तो उसने जो पहला ही वो बॉल टर्न हुआ, नया बॉल, और बाबर आजम वो बीट हुए, तो वो क्यों बीट हुए और वो स्पिनर्स पे जरा क्यों बीट हो रहे हैं, क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि हमारे अगर आप देखें इवन अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने भी बाबर आजम इन लोगों को थोड़ा सा फंसाया हुआ था ना। तो रिजवान के पास तो स्वीप शॉट है जो वो ज्यादा खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं ना स्वीप शॉट खेलने में। तो आई थिंक कि बाबर आजम डेफिनेटली एक एरिया है, ऑल्दो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक एरिया है जिसमें वो थोड़े से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स को इतना अच्छा खेल लेते हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं ना। तो आई गेस कि वो अकील हुसैन जैसे ही गेंद टर्न हो रहा हो और फिर दरमियान में मिक्स कर रहे हो ना, मिक्स पेस, कोई बॉल टर्न हो रहा है कोई नहीं हो रहा, तो बाबर आजम थोड़ा सा दूर से खेलते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रैक्शनली दूर से खेलते हैं। यानी कि जो कोहली वगैरह ना इस तरह के बॉल को बिल्कुल ऊपर चढ़ के टिप्पे पे जाके ना दूसरे कलाई से खेल लेते हैं। बाबर आजम थोड़ा सा अपराइट है, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो मेरे ख्याल है फ्रैक्शनली थोड़ा सा पीछे से खेलते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो टाइमर है बॉल के ना, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है कि वो उनका एरिया इतना स्ट्रांग नहीं है। और रिजवान जो है वो सीधा स्वीप शॉट पे चले जाते हैं, और अगर स्पिनर उनको उनकी जगह बॉल ना कर रहा हो स्टंप्स की लाइन में, थोड़ा सा बाहर करे, तो रिजवान भी थोड़े से टाइट डाउन हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक कि वो अकील ने मेरे ख्याल है कि 8 ओवर कराए हैं और 35-36 रन दिए और उसने नया बॉल किया, ठीक है। तो दैट्स क्वाइट आई ओपनिंग कि एंड ही इज नॉट लाइक वन ऑफ द बिग नेम्स in T20 cricket. He's relatively unknown. I mean, he's good, but he's relatively unknown. तो I think उसमें अभी हम लोग ये एरिया हमारा अभी वीक है कि हम अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ अभी उतना नहीं अच्छा खेल सकते। जी, तो इसी तरह डॉक्टर साहब अगर देखें हम, तो ये अभी 3rd T20 में रिजवान ने वो जैसे सती भाई ने बात की कि एक क्रॉस शॉट खेला, और ये बड़ी पहले एक वो रही मिथ रही हमारे इधर के, जैसे ही आपने क्रॉस मारा नहीं तो समझें कि आप एलबी। और मुझे याद आ गया कि वर्ल्ड फेमस रिनोन्ड अंपायर डिकी बर्ड, इवन डिकी बर्ड भी अगर कोई आप क्रॉस मारने चले जाएं तो यू नो कि डिकी बर्ड आपको आउट दे देगा। वो शायद अंदर ना भी लगा हो, लेकिन ड्यू टू द बैड शॉट विच इज लाइक क्रिकेटिंग टर्म में कि क्रॉस नहीं सीधा खेलना चाहिए, तो वो आउट देते हैं। लेकिन T20 ज्यादा होने की वजह से स्वीप शॉट। तो अभी जो DRS से वो जो बचे हैं, तो वो आपका क्या ख्याल है, ये DRS बचा लेती है बैट्समैन को? हाँ, ये यकीनन खैर अंपायर कॉल चली जाती है। इस केस में तो पर्टिकुलरली स्टंप्स को बॉल हिट ही नहीं कर रही थी, इसलिए ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया था। तो बहरहाल जहाँ तक DRS की बात है, डेफिनेटली प्लेयर्स भी बहुत इनोवेटिव हो गए हैं। उनको भी पता है कि अगर मैं आउट दे दिया गया, अगर यूं हुआ तो मैं DRS ले लूंगा, तो बचने के चांसेस हैं।
तो इसलिए अब वो रिस्क ले लेते हैं। वो जो आपने बात की, सती साहब भी बात कर रहे थे पहले कि वो स्वीप खेलने के लिए हम जो जब भी प्लेयर जाता था तो राइट अवे ही उसको उड़ देते, बल्कि बाज औकात तो मुझे याद है डोमेस्टिक लेवल पे अंपायर्स पहले ही बता देते थे ये पुत्र तो स्वीप खेले तो मैं उड़ देते नहीं। और ऐसा होता भी रहा है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ। सती साहब खुद भी उसका विक्टिम रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन था, बल्कि जी वार्निंग पहले दे देते थे ना, तो मतलब ये वो कहते हमने अपना काम कर लिया। ये अच्छी बात, ये बिल्कुल उसी तरह ये सती साहब के जैसे ना, एक जमाने में ये भी एक मिथ थी कि जी अगर आपने फ्रंट फुट पे आके बस पाँव रख दिया ना तो आउट नहीं होंगे। ये भी उतनी ही गलत बात थी जितना हम क्रॉस वाली बात कर रहे हैं कि क्रॉस आपने खेला क्या और बस उधर ही आउट हो गया, और इसी तरह फ्रंट फुट पे आ गया तो आउट नहीं होंगे। तो ये मिथ भी मैंने देखा कि लेटर ऑन खास तौर पे साइमन टॉफल और अलीम डार भाई ने इन्होंने काफी ये तोड़ दी ना कि भाई एज फार एज बॉल की जो रिक्वायरमेंट है एलबीडब्ल्यू की वो पूरी हो रही है कि बॉल की हिटिंग, पिचिंग और हिटिंग द स्टंप्स वो जो सारी एवरीथिंग इज ओके, तो ही इज आउट। तो मतलब हाँ, अगर आप हाइट का एडवांटेज दे सकते हैं बट इट डिपेंड्स कि ट्रेजेक्टरी है क्या बॉल की ना। अब तो इसलिए बहरहाल डीआरएस ने फायदा तो बहुत दिया है, प्लेयर्स को भी फायदा दिया है, वहीं साथ साथ अंपायर्स को भी फायदा दिया है कि वो जब अंपायर्स कॉल होती है तो वो उस पर स्टिक कर जाते हैं। तो बहुत फेज है। थोड़ा सा अगर मैं एज अ प्लेयर बात करूं तो थोड़ा सा हुस्न मान पड़ा है इससे हल्का सा, कि वो जो अब्रप्टली जो प्लेयर्स एंजॉय करते थे ना कि आउट हो गया तो राइट अवे, अब ये है कि वो अपनी सांसें रोक के खड़े होते हैं और बिग स्क्रीन पे देखते हैं और फिर वो वक्फे के बाद एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको, या कई दफा वो खुशी गलत हो जाती है उनकी कि वो डिसीजन ओवरटर्न हो जाता है। तो बहरहाल ओवरऑल फायदा तो यकीनन है इसका। बिल्कुल सही। और दूसरी बात मैं सती भाई ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वेस्ट इंडीज की यंग साइड आप देख लें एज अ बैट्समैन और बॉलर्स, आपको कौन से लगे कि जो कुछ बहुत ही प्रॉमिसिंग या कुछ आगे आ सकते हैं? जी नहीं खैर अभी तो उनके पास काफी सारे प्लेयर हैं, जो शेपर्ड थे, रोमारियो शेपर्ड, वो न्यूजीलैंड भी आए हुए थे, ऑलराउंडर हैं। उसके बाद इनका जो कैप्टन है निकोलस पूरन, ऑब्वियसली ही इज रीजनेबली नोन प्लेयर, लेकिन ही इज ग्रोइंग इन स्टेचर एज अ लीडर, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह पहले इनका था ना जो क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा कैप्टन, बल्कि काफी अच्छे कैप्टन रहे इनके, ऑलराउंडर थे वेस्ट इंडीज के, जो अभी भी मेरे ख्याल टेस्ट के बेस्ट ऑलराउंडर है, मैं नाम बोल रहा हूँ। एनीवे सो जी जेसन होल्डर जी। अब उसको भी ना इन्होंने यंग एज से ही ना, तो आई थिंक दे हैव स्पॉटेड द राइट गाय ऑन दैट रिस्पेक्ट, कि जो लीडरशिप है ना वो उन्होंने, सो दे हैव ऑब्वियसली पेंसिल्ड आउट हिम एंड आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। बाकी ओशियाना थॉमस हैं ओवरऑल, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, बिल्कुल नए लोग थे, इतने ज्यादा इनको देखा नहीं हुआ था पहले तो, लेकिन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम वन गेम they fought hard in 2 out of 3 games, so which is great, because if they were playing in Caribbean maybe they would have won 1 or 2 games. So I think on that front they have done well. एक तो ओवरसीज गए हैं, सेकेंडली ये कि लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अकेले सेंट तीसरा मैच नहीं खेले, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आई थिंक दे हैव डन रियली वेल ओवरऑल। जी मैं ये समझता हूँ कि वो जो कुछ तो जो आए भी थे उनमें से भी 3 पहले वो कोविड का शिकार हो गए, और उसके बाद फिर थॉमस खेले वो भी, और शे होप मेरा हाल है शायद टेक्निकली उनके इस टाइम इस टीम के साथ बेस्ट बैट्समैन थे, जो वनडे में मेरा हाल है लंबा स्कोर करने की और सेंचुरी करने की। बाकी जो उनमें टैलेंटेड हैं वो तो आपने नाम ले लिए, वो लेग स्पिनर भी उन्हें खिलाया 2-3, शेपर्ड, थॉमस और ऑर्डन स्मिथ, ये लड़के सब अच्छे हैं, और वॉश एक लेग स्पिनर भी उन्हें खिलाया। तो ये सारे प्रॉमिसिंग थे, लेकिन जो मेरा हाल है उन्होंने 2-3 आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं 3-4 के पास, और लेकिन पूरन मेरा हाल एक एस्टैब्लिश थे इन इस लॉट में से, इसीलिए उसको उन्होंने कप्तान भी बनाया कि वो इस सारे को चलाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कोविड और भी 3 लोगों को हो गया, तो जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने सीरीज खेली और अच्छा उन्होंने फील्डिंग भी देखें अच्छी की और अच्छा उन्होंने फाइट की। तो उसके साथ अगर हम अब पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, तो डॉक्टर साहब आपको कौन से ब्राइट नजर आ रही हैं चीजें पाकिस्तान? अच्छा, इससे पहले मैं, आपने जो वेस्ट इंडीज की बात की, तो पूरन से जब इसे लास्ट मैच में पूछा टॉस के वक्त के जी कौन से आपने चेंजेस की, उन्होंने कहा जी मैंने 3 चेंजेस, हमने 3 चेंजेस की, और नाम सिर्फ 2 बता सके वो। तो उससे जाहिर हो रहा था कि वो इतनी चेंजेस फ्रीक्वेंटली हैं या उनके लिए इतना मुश्किल है कि वो बेंच पर से भी लोगों को सिलेक्ट करना, कि 11
ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤੇ 11 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 8 ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। इट वाज जस्ट लाइक दैट ना, मुझे वो अनफॉर्चुनेटली। जोक एक याद आ गया कि वो कहते होते थे जब हम ज़िम्बाब्वे खेले जाते थे तो वो अननोन प्लेयर होते थे, तो मैं भी यही कहता होता था कि उन्होंने सुबह जिस तरह हम नहीं जाते कि चलो जी ग्राउंड में 9 बजे पहुंच जाना, जो उनसे पहले 11 पहुंच गए वो खेल जाएंगे। मेरा जिम्बाब्वे का भी एक टाइम यही हिसाब था, जेड़े पहले 11 पहुंच गए वो खेल वेस्ट जाना। इंडीज का तो वेस्ट इंडीज के लिए भी अभी जरा टफ था सिलेक्ट करना जी। जी तो बिल्कुल। पाकिस्तान का आप अगर करें कि आपको क्या कुछ ब्राइट चीजें नजर आई इस सीरीज से? पाकिस्तान ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों मैच जीते, तो इसलिए सारा कुछ हरा हरा नजर आ रहा है हमें। उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप से जो एक मोमेंटम, बल्कि 2021 से ही पाकिस्तान एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है। 29 मैच खेले हैं टोटल, उसमें से 20 जीते हैं, 6 हारे हैं और 3 शायद मुकम्मल नहीं हो सके। तो एक बहुत बड़ा फिगर है पाकिस्तान के साथ, जो एक फिर से नंबर 1 टीम बनने की तरफ एक सफर उनका रवां दवा है। और उसमें जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखें तो रिजवान तो मतलब उसको उस पर तुम्हें वो डिस्कशन करना ही फजूल है, एक लिहाज से कि वो 2000 रन कैलेंडर ईयर में उन्होंने किए, 52 प्लस की एवरेज है उनकी, जो कि आमतौर पे वनडे की में भी नहीं होती लोगों की। तो दैट इज़ रियली गुड। तो बाकी रही असल जो हमें डिस्कसेबल है वो है कि बाबर आजम की फॉर्म में वापस आना, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के बाद आखिरी 50 उन्होंने की थी स्कॉटलैंड के खिलाफ, और उसके बाद उनके क्रेडिट पे तकरीबन 2 मैच और उसके बाद 3 बांग्लादेश वाले और तीसरा ये मैच। तो 6-7 मैचों से वो काफ़ी लो की जा रहे थे। वो कि मैच टीम जीत रही थी इसलिए वो किसी हद तक, या वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर वो थोड़े बहुत रहे पीछे कहीं से रह भी रहे हैं तो वो उसको कवर कर लेंगे। तो एनीवेज तो आज उन्होंने वो भरपूर फॉर्म दिखाई, हर लिहाज से देखा, शॉट्स भी हर तरफ खेले और खुल के खेले, और उनकी बॉडी लैंग्वेज इवन दरमियान में जब मैच जब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हाथ में नहीं भी आया था तो रिजवान के साथ जब भी वो जाते थे वो बाउंड्री लगाने के बाद शेक हैंड करने के लिए या कन्वर्सेशन के लिए, तो वो उनकी चेहरे पे जो बशाशत थी वो खास तौर पे नजर आ रही थी, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बाद ज्यादा होती है आमतौर पे, तो बड़ी क्लियर कट थी। और उसके अलावा बल्कि मुझे याद है कमेंट्री में उन्होंने एक वो जो लॉन्ग ऑफ पे से छक्का मारा बड़े खड़े बड़े टाइम के साथ, तो वो कमेंटेटर के मुंह से अब्रप्टली निकला कि जो बाबर आजम है ना वो अगली रन नहीं बनाता। तो मतलब इतनी खूबसूरत और इतनी टाइम्ड शॉट थी कि उसने कहा कि ये अगली रन नहीं बनाता, हर जो रन है इसका खूबसूरत होता है। तो उसका फॉर्म में आना बहुत ही बड़ी, मैंने कहा ये ओपनर्स पे हम बात करेंगे, फिर आगे मिडिल ऑर्डर में सतीश साहब बात करते हैं कि पाकिस्तान के क्या पॉजिटिव्स थे। हाँ, मिडिल ऑर्डर में ऑब्वियसली हमारे पास क्या कहते हैं, फखर जमान थोड़े से इतने नहीं रहे फॉर्म में। हैदर अली की 2 दफा बारी आई, एक में उन्होंने 68 किया 39 बॉल्स पे, दूसरे मैच में उन्होंने 31 किया। फिर नवाज ने पहले मैच में जो है वो 10 गेंदों पे 30 किए नीचे से, इफ्तिखार ने सेकंड मैच में 19 गेंदों पे 32 किए। तो आई थिंक शादाब ने सेकंड मैच में 12 गेंदों पे 28 किए। तो आई थिंक क्योंकि हमारे जो बाबर और जो रिजवान है जनरली जो है ना दे कंज्यूम मोर देन हाफ द बॉल्स, तो जो नीचे वाले हैं ना उनके लिए 7-8 ना। तो आई थिंक ओवरऑल मेरे ख्याल आसिफ को फिनिश करने का चांस मिला, तो 7 गेंदों पे 21 रन। तो मतलब ये कि आई थिंक ओवरऑल with the way Babar and Rizwan play, you need people like Asif, Iftikhar at number 5-6, क्योंकि ये रिजवान और बाबर बहुत तेज रन नहीं करते लेकिन विकेट नहीं देते, तो उसमें हो जाता है कि नीचे वालों को आपको थोड़े से हार्ड हिटिंग चाहिए। और जहाँ पे बाबर जल्दी आउट हो गया तो वहाँ पे हैदर ने रन कर दिए पहले दोनों मैचों में ना। तो आई थिंक द ओवरऑल बैटिंग लुक्स इन गुड हेल्थ इन माय ओपिनियन। अगर मैं तीनों मैचों का क्विकली अगर आप कहते हैं तो वो कर दूं। पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बारी कराई, पाकिस्तान ने 200 किया 6 विकेट्स के लॉस पे। रिजवान अगेन 78 और हैदर 68, नवाज 30 ऑफ 10 बॉल्स। वेस्ट इंडीज को 137 पे आउट कर दिया। वसीम ने 4 विकेट ली 40 रन देके, नवाज ने 24 रन देकर 1 विकेट ली, हारिस रऊफ ने 21 रन देके 17 रन देके 3 विकेट ली 4 ओवर में। सेकंड जो मैच था वो अगेन पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की 172 किया। अच्छा, इस मैच में काफी लग रहा था कि वेस्ट इंडीज शायद ले जाए ना, जिस तरह वो चेस कर रहे थे। तो पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन स्टार्ट्स मिले। रिजवान ने 38 किया, हैदर ने 31, इफ्तिखार ने 32, शादाब ने 28।
और वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गए 163 पे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 आउट किए, नवाज ने 2 आउट किए, शादाब ने इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर में 22 रन दिए, वसीम ने 2 आउट किए और हारिस रऊफ ने 2 आउट किए। जो आखिरी मैच है जो आज सुबह ही खत्म हुआ है हमारे, तो वो वेस्ट इंडीज टॉस जीत गया और पहले बैटिंग की, 207 रन किए विच वाज गुड स्कोर। शाहनवाज धानी को चांस मिला और बड़ी अच्छी बॉलिंग की 1 for 23। वसीम जो हमारे टॉप विकेट टेकर हैं इस सीरीज के, उन्होंने 2 for 44। हसनैन को अपॉर्चुनिटी मिली, अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा नहीं गए, 4 ओवर में 49 रन। नवाज को थोड़ा से रन पड़ गए, 3 ओवर में 36। और फिर पाकिस्तान में ओपनिंग पार्टनरशिप कर ली 156 या 155 रन की बाबर और रिजवान की। तो रिजवान ने 87 ऑफ 45 बॉल्स, बाबर आजम 79 ऑफ 53 बॉल्स। एक बात मैं बताता चलूं कि बाबर आजम एक्चुअली स्टार्टेड स्लो, तो पहले 25 गेंदों पे उनके 28-29 रन थे, तो मेरे ख्याल है कि ही टुक हिज टाइम दिस टाइम, जल्दी नहीं की। और फिर क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज क्या कहते हैं ऑब्वियसली उनके बॉलर्स थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे और पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी थी। फिर आखिर में मोहम्मद आसिफ ने 7 गेंदों पे 21 रन देके तो पाकिस्तान ऑब्वियसली 3-0 से जीत गया। तो मैंने कहा थोड़ी सी समरी क्विक टाइम में बता दूं। ये जबरदस्त है। और मंशा भाई आपकी तरफ मुझे एक बड़ा कंसर्न है उसमें, खासतौर पे पाकिस्तान की बॉलिंग का अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलिंग में कि ये मुझे याद है कि मुझे वर्ल्ड कप के एंड पे हमने प्रोग्राम किया था तो सती साहब ने एक बात की थी कि पाकिस्तान का जो कंसर्न है इस वक्त बॉलिंग है, बैटिंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों तरफ से चेज में भी जीते हैं मैच। और वो जो एक थी ना हमारे ऊपर तोहमत लगी हुई कि ये चेज पाकिस्तान करता नहीं है, तो वो पाकिस्तान ने काफी हद तक उतार दी थी। और भी खास तौर पे ये अभी लास्ट मैच में हम देख सकते हैं कि 200 चेज किया, दैट्स वेरी गुड। तो स्टिल क्या आप समझते हैं कि ये फास्ट बॉलिंग, स्पेशली स्पिन की तरफ हम बाद में आते हैं, तो क्या फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है? जहां आप देखते हैं कि वसीम ने भी विकेट्स तो 8 लिए हैं, लेकिन उसने साथ 40 तीनों मैचों में 40 प्लस के से रन दिए हैं। और हसनैन की बात की कि 4 ओवर में 49 रन उन्होंने दिए हैं। तो हमारी इवन शाहीन भी, तो सब 10 प्लस की एवरेज से जा रहे हैं पर ओवर। तो व्हाट डू यू थिंक, ये कंसर्न है पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग? बिल्कुल, लेकिन जहां भी आप 10 विकेटें लेंगे या विकेट लेंगे वही मैच जीतेंगे। तो जहां तक आपने वसीम की बात की और वो यंग प्रॉमिसिंग से मुझे याद आया, वो ब्रैंडन किंग का हमने नाम नहीं लिया, उसने भी तीनों मैचों में स्कोर किया और बहुत अच्छा स्कोर किया। वो अपने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो इस तरह वसीम की हमने बात की और वर्ल्ड कप से हम कह रहे थे कि शायद हसन की जगह इसको चांस देना चाहिए। तो एक बड़ा उनका सीरीज का यादगार बॉल है जो उसपे उन्होंने पूरन को बोल्ड किया। तो बाकी वो आगे करने की वजह से जब मैदान और कवर ऊपर लगा और आप पूरा बॉल करें तो यकीनन आपको साथ 4 लगने का, और अगर टांग पे गिर जाए फ्लिक लगने का तो वो चौके का होता है। जिसके आगे उसने बॉल की, उसको विकेट्स भी मिली, लेकिन शायद उसको पढ़ने की, ज्यादा स्कोर पढ़ने की वजह भी ये है कि वो बॉल आगे करके उसने आउट करने की कोशिश की। बाकी जो लास्ट मैच में दानी खिलाया, मेरे लिए बहुत ज्यादा वो खुशाइन थी बात के, मैंने देखा कि वो तो एक बिल्कुल अपार्ट लग रहा था बाकी बॉलर्स। उसको जो बाउंस मिल रहा था, जो पेस उसने आज शो की, 145, 149, 143 वसीम के होते हुए और हसनैन के होते हुए, तो और उसने शुरू के 2 ओवर बहुत शानदार ओवर की। यकीनन मतलब जो बॉलर इस विकेट पे कोई बैट्समैन ट्रबल में नहीं नजर आया, लेकिन उसके ओवर में नजर आया। हालांकि मैं शायद वसीम को सोच रहा था कि वो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, लेकिन धानी ने शो किया कि वाकई उसकी जो हाइट है उससे भी उसको एडवांटेज मिला और बहुत अच्छी लेंथ पे उसने बॉल की। तो वो जहां तक हमने स्कोर पढ़ने की बात की, तो हम इस सीरीज में हारिस को या शाहीन को तो नहीं जज करेंगे कि वो किस तरीके से थे। हम यंग लोगों को देखेंगे कि हसनैन को अगर मैच मिला, धानी को और वसीम को तीनों मैच मिले, तो मेरा ख्याल शायद वो आगे करने की वजह से और विकेट लेने की वो इसकी कोशिश की वजह से उसको शायद मार पड़ी। और कुछ जिस मैच में फिर उनका जो स्टार प्लेयर खड़ा हुआ जब निकलेस पूरन, तो शायद मेरा ख्याल उसने अच्छे बॉलों पे भी उसको मारा। वसीम को शायद लो यॉर्कर पे भी, स्लो बॉल पे भी 6 पड़ा। मतलब वो शायद मेरा ख्याल उसमें बैटिंग की क्वालिटी भी सामने आई, जिस वजह से उसको थोड़ी मार पड़ी। बाकी सदी भाई आपको टेक्निकल बताएंगे अगर शायद कोई टेक्निकली वो बेहतर करते हैं जी। अच्छा, उसमें ये है कि शायद आप लोग जो हमारी एज के हैं शायद उनको याद हो, टाइगर्स फुल टॉस पे बड़े लोगों को बोल्ड करते थे। एक तो रिवर्स स्विंग थी, दूसरा ये था कि बॉल डिप करती है। जो मोहम्मद वसीम है और शाहनवाज दानी में फर्क ये है कि मोहम्मद वसीम एज ग्रुप सेटअप से आ रहा है पाकिस्तान में ना, वो एज ग्रुप क्रिकेट खेले अंडर 16, 17, अंडर 19, वो उस सेटअप से आ रहा है। धानी जो है वो आउट एंड आउट, ही केम फ्रॉम नोवेयर।
तो दैट्स द डिफरेंस। तो जो वसीम है क्योंकि डिसेप्टिव है, तो उसमें ही होता है कि वो ही गेट्स अवे विद इट ना, कि फुल जो है वो, अब उसने काफी सारे जो है ना वो, मैं ख्याल है कि उसने सीरीज में ही कोई 14-15 फुल टॉसेस किए, लो फुल टॉसेस किए ना, कुछ पे विकेट्स पे। मैंने निकोलस पोर्टन को भी जो बोल्ड किया वो विकेट की जड़ में लगा बॉल, तो अगर आप क्रीज में खड़े हो तो इट्स अ लो फुल टॉस, ठीक है। तो वो उनका एक्शन ऐसा है, लेकिन अगर आपको शायद याद हो मकाइनस, जिससे हम पहले बात कर रहे थे, तो उसका ये होता था कि वो एक यॉर्कर को रिलीज करने का एक तरीका होता है ना, मतलब वही कि वो हर किसी का डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप रिस्क को थोड़ा सा लॉक करें तो गेंद थोड़ा सा डिप करता है। तो अब जो है ना वो अगर डिप नहीं करेगा ना गेंद, तो गेंद डिप इस तरह करता है कि आपको बैट्समैन को ऐसा लग रहा होता है कि यार ये फुल टॉस है ना, या लो फुल टॉस है, और ऑल ऑफ अ सडन गेंद डिप करके यॉर्कर हो जाता है, और जिस स्पीड से आ रहा होता है आपको टाइम नहीं मिलता। तो आई थिंक ही इज प्रोबब्ली ट्राइंग टू डू दैट, लेकिन उसमें जो है वो शायद उनके रिस्ट लॉक इतनी अच्छी नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से जब बॉल डिप नहीं करता तो वो फुल टॉस बन जाता। तो जिस तरह पूरन वाला भी बॉल था, तो शायद वो ही वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ लिटिल बिट हायर, और वो थोड़ा सा डिप कर गया। तो आई गेस दैट्स समथिंग प्रोबब्ली ही नीड्स टू वर्क ऑन। आई एम श्योर कि जो बॉलिंग कोचेस वगैरह तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो ही वुड वर्क ऑन इट। लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ना, तो आई थिंक दे प्रोबब्ली वांटेड टू यूज हिम एज अ स्ट्राइक बॉलर, and maybe that's why he went for runs, but I think that's an area he can work on. और डॉक्टर साहब, ये जो सिलेक्शन हमने कुछ लोगों को रेस्ट करवाया, मलिक को और अमाद को, तो क्या नवाज और ये जो हमने नीचे से एक इफ्तिखार खिलाया, और ये जो हमने फहीम अशरफ को बाहर बिठाया, तो शायद हमें स्पिनर ऑलराउंडर चाहिए, हमें शायद पेसर ऑलराउंडर नहीं चाहिए। तो क्या सिलेक्शन ये जो हमने ट्राई किया, कुछ हमें इसमें से कुछ पॉजिटिव लड़के आगे निकल आएंगे आपके ख्याल में? या जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो इफ्तिखार की तो खैर 100% एक अरसे से वो सर्कल में है, इन आउट हो रहा है, कई अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं उसकी, खास तौर पे नेशनल T20 में भी, और नेशनल जो हमारी PSL भी है उसमें भी इफ्तिखार की परफॉर्मेंसेस हैं, और लास्ट फाइनल में भी उसने सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया फाइनल डोमेस्टिक का। तो वो तो फुली टैलेंटेड है, और उसके पास ऑप्शन है ज़ाहिर है जो ऑफ स्पिन की है, तो सो ही कैन रिप्लेस हफीज। मैं समझूंगा कि बजाय इसके कि हम उसको फहीम अशरफ से कंपेयर करें, तो उसका मेरा ख्याल मैच अगर बनता है तो हफीज अगर आउट होते हैं या मलिक आउट होते हैं, दो स्पॉट्स हमारे पास खाली बहरहाल हो रहे हैं, अगर फौरन नहीं तो नियर फ्यूचर में होने ही है, तो उन दोनों में से कोई भी स्पॉट इफ्तिखार तो परमानेंट ले सकता है। बाकी रहा आसिफ अली का जो था कि इन आउट बहुत ज्यादा हो रहा था, परफॉर्म भी इस तरह नहीं कर रहा था, तो उसने अपनी जगह को जस्टिफाई बहरहाल कर दिया है, 7 बालों पे 21 आज भी उसने किया। तो जहां उसकी थोड़ी सी जगह पे उसकी जरूरत पेश आती है तो अपना हक अदा कर रहा है, खासतौर पे वर्ल्ड कप से जो उसने शुरू किया है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि अगर इस तरह की सीरीज है, वेस्ट इंडीज है या कोई भी, मतलब जो तो यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड यूं कह लें, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी वो तमाम सलाहियतें मेरे ख्याल चेक की हैं, और मतलब एक हसनैन वाली अगर जो सती साहब ने बात की उसको थोड़ा सा छोड़ दें, तो बाकी सारी हमारी वर्कआउट की है समहाउ। वसीम की भी अगर रन दिए हैं तो उसने सारे विकेट्स भी लिए। तो मेरा ख्याल है कि, और जो आपने नवाज का पर्टिकुलरली कहा, तो नवाज का वही जो पहले सदी साहब भी कह चुके हैं कि 10 बालों पे 30 रन भी वो कर चुका है। तो अमाद को एडवांटेज शुरू में जरूर था कि वो अहमद वसीम कि वो बैटिंग समहाउ कर लेता था, लेकिन कुछ अरसे से उसने शायद या तो बैटिंग पे तवज्जो कम कर दी है, और वो टोटल कंटेन करने पे जाता है। ऊपर से नो डाउट नए बॉल के साथ वो बहुत अच्छी गेंद करता है, कंटेन करता है, जो कि आज नवाज नहीं कर सका। और आज मैं कमेंट्री में भी पढ़ रहा था तो लोग कमेंट कर रहे थे कि ये देखें जी, मतलब कि नवाज अब कंटेन नहीं कर पा रहा, तो यहाँ अहमद वसीम ज्यादा इफेक्टिव होता था। तो एक मैच से हम जज नहीं कर सकते उसको कि जी नवाज के पास ज्यादा है या उसके पास। बहरहाल बैटिंग में उसने प्रूव किया है, दो मैचेस उसने क्लियर कट हमें बांग्लादेश की सीरीज में जितवाए T20 के, और अब पहले मैच में उसने 10 ओवरों के 30 रन किए। तो नवाज स्टिल आई थिंक इज काइंड ऑफ बेटर चॉइस है। बिल्कुल सही। सती भाई, आपके कुछ पॉजिटिव बता दें, फिर हम वाइंड अप अच्छा, करें। Heather Ali, I think Heather Ali, if we're talking about Shoaib Malik, probably Heather Ali was like for like replacement at number 4, क्योंकि फखर जमान नंबर 3 पे भी फिलहाल खेल रहे हैं। तो I guess कि on that front he is as a मैं शोएब मलिक का इसलिए मैं कहूँगा कि यार वो फील्डर बड़ा अच्छा है और he understands the game very well। तो हैदर अली ज़्यादा कि वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन आई थिंक ही इज जस्टिफाइड हिज प्लेस, और वो ही इज गॉट द एक्स फैक्टर फॉर श्योर। तो आई थिंक कि अभी जो है वो उसको रन देना चाहिए, और आगे क्योंकि वर्ल्ड कप अगला T20 का ऑस्ट्रेलिया में है, तो हैदर अली पिछला बॉल अच्छा खेलता है, तो आई थिंक देयर इज नो रीजन कि हैदर अली को लॉन्ग रन ना मिले।
मतलब एक चीज थोड़ा सा मेरा कंसर्न है कि हमारे पास इस सीरीज में वो हमारे पास काफी सारे तो नहीं, 3-4 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं। बेहतर होता कि उनमें से किसी को चांस दे देते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो आपको नवाज वगैरह तो ठीक है, लेकिन आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी चाहिए, जस्ट इन केस अगर विकेट में बाउंस रन अच्छे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बात कर इतने सीधे विकेट होते हैं कि आप कुछ कर लें तो रिस्ट स्पिनर के अलावा किसी का बॉल ही नहीं होता ना। तो जिस तरह फहीम अशरफ हो गए, एक क्या कहते हैं मुल्तान का लड़का था, उसकी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब एक दो दिन पहले, आमिर यामीन हो गए। तो इस तरह 3-4 और भी हैं लड़के जो क्या कहते हैं। तो आई गेस कि अगर पाकिस्तान अगली सीरीज में, अगले 3-4 सीरीज में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को भी ट्राई कर ले, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में शायद हमें जरूरत पड़े फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की। तो आई थिंक ओवरऑल एटलीस्ट दे हैव ट्राइड। धानी को चांस मिल गया, वसीम को चांस मिल गया, तो आई थिंक ओवरऑल रियली गुड। हाँ, और ये मेरा ख्याल है जो आपने बात की उसकी हैदर अली की, तो रिजवान ने मैच्योरिटी शो की। लोग कहते थे शायद कामिंग इफेक्ट है बाबर आजम का। तीनों मैचों में अगर वो आउट भी हो गए 2 में, तो 10 पे 10 रन किए हैदर अली ने, 10 पे 10 किए अपने लेफ्टी ने, फखर जमान ने। तो स्टिल एग्रेसर रिजवान ही था जिसने गेम को चला के रखा और उन पे प्रेशर नहीं आने दिया। एनीवेज, ये जितनी भी हमने डिस्कस की, आइंदा भी अब तो 1 डेज आगे चले गए, अभी पोस्टपोन हो गए, लेकिन लास्ट बात मैं करता चलूं, ये रमीज राजा ने कहा कि हम वहां की विकेट ऑस्ट्रेलिया की मंगाएंगे और उस तरह की मिट्टी से वो जो बाउंस मिलेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो तो इंग्लैंड से आउट ही नहीं किए जा रहे ऑस्ट्रेलिया वाले, तो ये मिट्टी बुला के तो वो क्या कोई डेड विकेट ही बनेगी या क्या मतलब होगा? पता नहीं, ये सिर्फ इतना पिच पे तो खैर सती भाई ज्यादा बेहतर कमेंट करेंगे, हाँ, क्योंकि ये उसी रीजन के रहने वाले भी हैं, और ये जो ड्रॉप इन पिचेस हैं उनके माहिर भी हैं, ये देखते रहते हैं कैसे बनती हैं, और बड़ी एक्सपेंसिव भी हैं। मुझे तो इतना पता है कि रमीज भाई ने कहा है कि हमने 2 पिचेस मंगवाई हैं, और मेरे लिए सबसे कंसर्न है कि वो 37 करोड़ रुपए की आई हैं, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फिगर है। तो ये इतनी एक्सपेंसिव पिच मंगवाने के बाद हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है सती भाई। एक चीज आपको बता दूं, सती भाई, जो हम सॉरी, ये जो हम सुनते रहते नंदीपुर की मिट्टी तो उसकी विकटें हैं, तो उस मिट्टी में और ये जो ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में क्या फर्क होगा? आप जरा टेक्निकल। नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़े आजम है, पूरा बहुत बड़ा मुल्क है। न्यूजीलैंड ने अपनी तैयार की थी ड्रॉप इन पिचेस, अगर आपको याद हो 2001-2 में ना, तो मैं वो मैचेस भी देखने गया था। तो तेंदुलकर ने 3 इनिंग्स में 1 रन किया था टेस्ट मैच में। वो 150 पे मैचेस टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे, ठीक है। और तो वो कहने का मसला है कि ड्रॉप इन पिचेस का ये मतलब नहीं है कि वो ड्रॉप इन पिचेस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं आप ना। तो न्यूजीलैंड ने जब शुरू में ड्रॉप इन पिचेस ली ना, तो होता ये कि उन्होंने उसको काफी ग्रीन रखा ना। तो इंडिया की टीम आई तो न्यूजीलैंड ने 200 किया, इंडिया को 150 पे आउट कर दिया। मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। तो जो ये ड्रॉप इन पिचेस है ना, आई डोंट नो कि शायद पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हिसाब से पीछे है। दैट माइट बी द ओनली रीजन उन्हें वहां से मंगानी पड़ी। आप यहाँ पे भी बना सकते हैं ड्रॉप इन पिचेस, आपको वहां से मंगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा सा पीछे हैं, जिसकी वजह से वहां से रेडीमेड, क्योंकि वो जो न्यूजीलैंड की होती है ना, वो लिंकन है, क्राइस्टचर्च से बाहर जगह है, यूनिवर्सिटी भी है उधर, हाई परफॉर्मेंस, वहां पे वो पड़ी होती है साइड पे ना वो अपने जो नहीं ग्रीन हाउस टाइप की उसमें पड़ी होती है। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने मंगाई है, तो आई गेस के सॉइल भी मंगा सकते थे अगर तो विकेट बनानी थी ना। तो इन्होंने तो पूरी विकेट जो है ना उसका पूरा जो स्क्वायर है वो मंगाया। तो आई डोंट नो कि किस किस्म का विकेट, मतलब क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस डजंट मीन कि एक स्टैंडर्ड उसका वो नहीं है। ड्रॉप इन पिचेस हर तरह की हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ड्रॉप इन पिचेस इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे जो बड़ी स्पोर्ट है वो रग्बी और ऑजी रोल फुटबॉल है ना, तो सेम ही ग्राउंड्स पे होते हैं मैच। अब इस तरह भी हुआ है कि ट्यूसडे को इंटरनेशनल मैच हुआ ईडन पार्क में ना, जहाँ पे पाकिस्तान का 92 का सेमीफाइनल हुआ था, और उसी ग्राउंड में रग्बी का मैच हुआ है फ्राइडे नाइट। तो उन्होंने वो उठाई है और फिर उस पर दूसरी लगाई है, और तो आई गेस कि मल्टीपल स्पोर्ट्स की वजह से यहाँ पे मजबूरी थी। तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान ने क्यों क्या कहते हैं इंपोर्ट की। आई एम श्योर दे वुड हैव देयर रीजंस। हाँ, क्योंकि ये तो नहीं हुआ ना कि मतलब रग्बी और क्रिकेट, ये तो नहीं कि मेला मवेशियां वहां पे करा दिया तो स्टेडियम के अंदर, तो वो तो फिर मतलब वो पिचेस का तो कोई हाल नहीं रहेगा। तो एनीवेज, मेरा ख्याल है इस अच्छे नोट पे कि हम पिचेस भी मंगवा रहे हैं और अच्छी क्रिकेट होगी, तो आज इस एपिसोड का हम इधर ही इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कैचअप क्रिकेट के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे, बशर्ते जिंदगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।